Hello everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about socialism in Europe and the Russian Revolution part 4. तो जैसे कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो फरवरी क्रांति थी उसमें सोवियत या परिषद का जो है वो गठन कर दिया गया था। ऑलराइट, तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, अगले ही दिन एक प्रतिनिधि मंडल जार निकोलस द्वितीय से मिलने गया तो सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। तो उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। तो सोवियत और ड्यूमा, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जो सोवियत है एक तरीके से एक संगठन है, तो वो रूस के स्थानीय स्वशासी संगठनों में से एक है, और ड्यूमा जार निकोलस द्वितीय के द्वारा बनाई गई एक सरकारी संस्था है। ऑलराइट, तो सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश को एक शासन चलाने के लिए एक अनंतरिम सरकार बना ली और तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी अब संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा प्रोतोगाद की जनता के हाथों में था। तो एक तरीके से अब राजतंत्र को जो है वो ख़त्म कर दिया गया और लोकतंत्र को स्थापित कर दिया गया। तो फरवरी क्रांति में महिलाओं का एक तरीके से हम रोल देखते हैं कि किस तरीके से रोल प्ले किया। तो महिलाएं जो थी वो कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। तो लारेज टेलीफोन फैक्ट्री में मार्का वासिलेवा ने लगभग अकेली ही एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। तो उसी दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांधी थी। इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वासिलेवा ने काम रोक दिया और आनन फानन हड़ताल का आह्वान किया। तो किस हड़ताल का आह्वान किया? आनन फानन। तो काम पर मौजूद मजदूर उसके समर्थकों को पहले से ही तैयार थे और फोरमैन ने इसके बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया और उसके लिए पाव रोटी भिजवाई। तो पाव रोटी एक तरीके से जो ये शब्द यूज़ किया गया है यानी कि खाने पीने के लिए किया गया है, एक तरीके से खाने पीने का कोई भी वस्तु जो थी वो भिजवाई। तो उसे पाव रोटी, क्योंकि रूस में सबसे ज़्यादा और फ्रांस में सबसे ज़्यादा यही प्रचलन में थी, तो पाव रोटी उसे भिजवाई गई। तो उसने पाव रोटी तो ले ली लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासक ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती तो उसने पलटकर जवाब दिया कि जब बाकी सारे भूखे हो तो मैं अकेले पेट कैसे बढ़ने की नहीं सोच सकती। तो मार्का ने समर्थकों में फैक्ट्री के दूसरे विभाग के काम करने वाले महिलाओं को भी इकट्ठी हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतें ने भी काम रोक दिया। जल्दी ही पुरुषों ने भी औजार ज़मीन पर डाल दिए और पूरा हुजूम सड़क पर निकल आया। तो जो ये स्रोत लिया गया है वो चैटर्जी से लिया गया है, जो कि साली बेगमिन वीमेन 2002 में लिखा गया है। ऑलराइट, तो देखिए फरवरी के बाद क्या हुआ। तो फरवरी के बाद की घटना पर थोड़ी हम तो देखिए फरवरी के बाद क्या हुआ। तो अंतरिम सरकार ने सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे, तो उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जो जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन प्रोतोगाद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। अप्रैल 1917 में बेल्शेविकों ने निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन ने नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए और सारी ज़मीन किसानों के हवाले कर दी जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीनों मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। तो लेनिन की जो मांगे थी उसे किस नाम से जाना जाता है? अप्रैल थीसिस। तो उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अपने रेडिकल उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फ़िलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीनों में ही घटनाओं ने उसकी सोच बदल दी। तो एक तरीके से
जो रूस में चल रहा था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो इस तरीके की घटनाएं जो थी वो चल रही थी और इस तरीके से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो प्रभाव थे वो आ रहे थे। तो देखिए फिर हुआ क्या कि जो गर्मियों में मजदूर आंदोलन थे वो और फैल गए। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियाँ जो है वो बट गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के लिए मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी और सेना के सिपाहियों की समिति बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपना प्रतिनिधित्व भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी और बोल सेवकों का प्रभाव बढ़ने लगा, तब फिर सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियों चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों को नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 यानी कि 1917 में बोल सेवकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया और बहुत सारे बोल सेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। तो देखिए पहले हम चित्र 9 पर देख लेते हैं। चित्र 9 जो है ये 1917 मजदूरों के संबोधित करते लेनिन का एक बोल सेविक छवि है। तो देखिए, तो ये आप लेनिन देख पा रहे होंगे चित्र में, जो कि एक तरीके से बोल सेवकों की छवि में आपको दिख रही होगी, यानी कि मजदूरों को संबोधित करते। तो देखिए फिर हुआ क्या कि जो गांव में किसान रहते थे उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। तो इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई और फिर बाद में सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों को बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। यानी कि किसानों के द्वारा जो रूस की ज़मीन थी उस पर काफ़ी बड़े पैमाने पर कब्जा कर लिया गया। तो देखिए, तो 17 जुलाई 1917 का जो आप चित्र है ये देख ही सकते होंगे, जो कि बोल्शेविक समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का एक दृश्य है। तो देखिए आप पूरा दृश्य देख ही पा रहे होंगे, जो कि 17 जुलाई 1917 का है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अक्टूबर क्रांति, तो अक्टूबर 1917 की क्रांति देखिए, इसमें क्या हुआ। तो जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मजदूर बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया और 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने प्रोतोगाद सोवियत और बेल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जा करने के लिए लियोन ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया और इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाए। तो 24 अक्टूबर के विद्रोह जो थे वो शुरू हो गया और संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंसिक सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर के बाहर जो है वो चले गए। तो तड़के की सरकार में वफादार सैनिकों ने 2 बेल्शेविकों अखबारों के दफ्तरों पर डेरा डाल दिया। टेलीफोन दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया और फलक छिपकते ही क्रांतिकारी समितियों ने अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकार कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन अरोरा नामक युद्धपोत में विंटर पैलेस पर ही बमबारी शुरू कर दी और अंततः युद्धपोतों ने नोवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया और शाम ढलते ढलते पूरा शहर जो है वो क्रांतिकारी समितियों के नियंत्रण में आ गया और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे कि प्रोतोगाद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत में बेल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी और दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी जो है वो खास तौर से मॉस्को में लेनिन दिसंबर तक मॉस्को प्रोतोगाद इलाके पर बेल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। तो ये पूरी की पूरी घटना थी। तो देखिए, तो रूसी क्रांति की तारीख देख लीजिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर के अनुसरण किया जाता था। उसके बाद रूसी सरकार ने ग्रोगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब यह सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रोगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी।
तो देखिए, तो कौन सा कैलेंडर चलता है? ग्रेगोरियन। और उस समय पहले कौन सा कैलेंडर चलता था? जूलियन कैलेंडर। ऑलराइट, तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो देखिए, तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो देखिए 1850 से लेकर 1880 तक रूस में समाजवाद पर बहस हुई। फिर 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना की गई और 1905 में खूनी रविवार और 1905 की क्रांति के नाम से जाना गया। तो 1917 में हुआ क्या? 2 मार्च जार निकोलस द्वितीय द्वारा प्रत्याग कर दिया गया, यानी कि पद को त्याग दिया गया। और 24 अक्टूबर पोर्तुगाल में बेल्शेविकों का विद्रोह हुआ। उसके बाद 1918 से लेकर 1920 तक गृह युद्ध छिड़ा और 1919 में कम्युनिस्टन का गठन हुआ और 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत हुई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि एक तरीके से रूस की क्रांति से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो आपको याद रखनी चाहिए। तो कम्युनिस्टन का मतलब होता है कम्युनिस्ट पार्टी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। तो कम्युनिस्टन ये शब्द भी आपको याद रखना है। तो देखिए, तो चित्र 11 में आप क्या देख सकते हैं? पोर्तुगाल में लेनिन बाएं और ट्रात्स्की दाएं में अपने मजदूरों के साथ बैठे हुए हैं। तो देखिए, तो बाएं और दाएं में आप ये देख सकते हैं। ऑलराइट, तो आज अब हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो आखिर एक तरीके से क्या क्या बदलाव हुए थे? तो देखिए, तो पहली बात तो ये कि विश्व युद्ध का कारण क्या रहा था? तो उग्र राष्ट्रवाद सबसे पहला कारण ये रहा था। उसमें हुआ क्या था? जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और यूरोप के उसमें देश थे, उसमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर दिया गया था और यह भावना आगे चलकर अत्यंत उग्र बन गई, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और ऑस्ट्रिया आदि देशों में भी उग्रवाद का तेज़ी से प्रसार होने लगा। तो आप लोगों को पता ही होगा, एक तरीके से फ्रांस जो है, फ्रांस एक ऐसा देश था, जब कभी भी फ्रांस में कोई बदलाव आता था तो सबसे पहले जो ये यूरोपीय देश थे तो आग बबूला हो जाते थे। एक तरीके से जो फ्रांस में प्रभाव पड़ते थे तो वही प्रभाव जो है वो यूरोप के देशों में पड़ते थे, जो कि जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, इटली और ऑस्ट्रिया निम्नलिखित ये सभी देश थे। तो सभी राष्ट्र अपने अपने हितों की पूर्ति करने के लिए उचित तथा अनुचित कार्य करने लगे और इसके अलावा छोटे राज्य बड़े राज्य बनने का सपना देखने लगे, जिससे साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। अंततः राष्ट्रवादी भावना ही प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। और दूसरा था साम्राज्य विस्तार की नीति। तो एक तरीके से जब साम्राज्य विस्तार की नीतियों को लोगों ने एक तरीके से अपनाने की कोशिश की, जिसमें कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और रूस आदि देशों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ये भी एक तरीके से प्रथम विश्व युद्ध का कारण रहा। फिर रहा औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा। तो आप लोगों को पता ही होगा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के पश्चात व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत सारी जो है वो तरक्की आ गई थी, लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में जर्मनी और इटली में काफ़ी प्रगति कर ली थी। लेकिन अब उन देशों में हुआ क्या था कि जो वो प्रोडक्ट एक तरीके से प्रोड्यूस कर रहे थे, उसको बेचने और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए बाज़ारों की जो थी वो तलाश थी। इसलिए इन देशों ने अपने उपनिवेशों का विस्तार जो है वो आरंभ किया, जिससे तनाव बढ़ने लगा और प्रथम विश्व युद्ध जो है वो बढ़ता चला गया। फिर हमारा बिस्मार्क की कूटनीति भी हम इसमें देख सकते हैं कहीं ना कहीं। तो बिस्मार्क की कूटनीति क्या थी? यानी कि जो एक तरीके से जो जर्मनी के प्रधानमंत्री बिस्मार्क थे, तो बिस्मार्क आप लोग ये याद रखना, बिस्मार्क नाम, ये जर्मनी के प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने ये किया था कि जो जर्मनी की एक तरीके से शक्तियाँ थी वह असाधारण तौर पर बढ़ गई थी। उन्होंने फ्रांस में विरुद्ध स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए 1882 में ऑस्ट्रिया, हंगरी व इटली के साथ संधियाँ कर ली और विश्व इतिहास में इसे त्रिकूट संधि के नाम से जाना जाता है। तो त्रिकूट संधि के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो जिसमें तीनों ने युद्ध के समय एक दूसरे को सहायता देने का भी वचन दिया था। फिर हुआ था जर्मनी सम्राट का चरित्र। तो जर्मनी सम्राट कैंसर विलियम्स की काफ़ी हद तक प्रथम विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार था। उसने जर्मनी के सैनिक को वृद्धि के लिए, जिसे इंग्लैंड में विरुद्ध हो गया, उसके जर्मनी में सैनिक शिक्षा में अनिवार्यता कर दी और जर्मनी सम्राट ने इन कार्यों में प्रभावित होकर ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जर्मनी के शत्रु बन गए। तो एक तरीके से सबसे बड़ा कारण ये भी प्रथम विश्व युद्ध का रहा था। अब प्रथम विश्व युद्ध के जो थे वो पूरे विश्व संसार पर, एक तरीके से पूरे विश्व पर क्या परिणाम पड़े थे? तो आप लोगों को छोटी डिटेल में आपको पता ही होगा, एक तरीके से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो है वो प्रभाव पड़ते हैं।
तो प्रभाव देख लेते हैं एक तरीके से। तो राजनीतिक प्रभाव में क्या हुआ था कि जो राजतंत्र था, राजतंत्र का अंत होकर लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी, और जो महाशक्तियाँ थी उनमें परिवर्तन हो गया था। महाशक्तियों में क्या परिवर्तन हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध से जो पूर्व यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी थे, उसमें रूस और इटली आदि महाशक्तियाँ थी, जो कि परंतु प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात परिस्थिति बदल गई तथा रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया व टर्की सभी आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से पिछड़ गए। अब इसमें हुआ क्या था, अब नए राष्ट्रों का भी उदय हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद छोटे छोटे राज्यों का जन्म हुआ, जिसमें यूरोप में 8 नवीन राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे इंटोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड जैसे नए राज्य जो थे वो बन गए। फिर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुए और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा हानि भी हुई। तो देखिए आखिर जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, इसका एक तरीके से कंक्लूजन क्या रहा, यानी कि निष्कर्ष क्या निकला। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें निश्चित रूप से यूरोप के शक्तिशाली जो देश थे, तो उनमें आपसी होड़ तथा प्रतिस्पर्धा का नतीजा जो था वो एक तरीके से इसमें देखने को मिलता है, जिसमें भारी जनधन की हानि हुई थी और जिसमें विश्व मानचित्र यानी कि एक तरीके से लोग जो थे और राज्य जो थे एक तरीके से वो बट गए थे, जिसमें इटली और जर्मनी कमज़ोर हो गई और वहीं दूसरी ओर अमेरिका और जापान के महत्व में वृद्धि हुई। रूस में साम्यवाद की स्थापना हुई और उसके अलावा शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय संघ का निर्माण किया गया और विश्व महान आर्थिक मंदी में फंस गया, जिसका लाभ उठाकर कई बड़े देशों ने अधिनायकत्व का विकास हुआ। तो देखिए सबसे पहली घटना ये यहाँ से भी जुड़ती है, जब एक तरीके से प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो आप लोगों को पता ही होगा एक तरीके से पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी का दौर जो था वो शुरू हो गया था, यानी कि पूरा का पूरा एक इन्फ्लेशन का दौर जो था वो शुरू हो गया था। उससे हुआ क्या था कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, बेघर हो गए थे और बेसहारा हो गए थे। बेसहारा होने के बाद उनकी जो आर्थिक स्थिति वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि उन्हें संभलने के लिए, यानी कि स्टैंड करने के लिए जो विश्व के देश थे, तो उन्हें स्टैंड करने के लिए ही 10 साल लग गए थे। तो 10 साल, कई सालों के जब बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कई सारे फिर बदलाव किए, यानी कि आर्थिक रूप से बदलाव पर तो सबसे पहले आपने साइमन का नाम सुना होगा, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, यानी कि एक अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने जीडीपी शब्द को एक तरीके से दिया था। तो जीडीपी शब्द उन्होंने निकाला था जिससे कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पता लगाया जा सके कि किस देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार काम कर रही है और कैसी है। ऑलराइट, तो तमाम एक तरीके से कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध के कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े विश्व पर और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़े। ऑलराइट, तो आंसर राइटिंग में मेंस की परीक्षा में अक्सर ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के उस समय राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर विचार विमर्श कीजिए। या क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े थे। तो इस तरीके से कई बार मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको इस तरीके से पूरी का पूरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है प्रथम विश्व युद्ध का, ये इस तरीके से पूरा का पूरा याद रखना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।